वेलकम बैक। नमस्कार आप सभी को। आज का टॉपिक हमारा पार्किंसन डिजीज़ रहने वाला है। आपको बहुत ही अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। काफ़ी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और इसी तरह हम आगे भी जो हमारे पेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। और 21 डिसेबिलिटीज़ बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाली हैं। कुछ गिनती-चुनती के टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि डेफ ब्लाइंडनेस या ब्लाइंडनेस हो गया, लो विज़न हो गया, मेंटल इलनेस हो गया। गिनती-चुनती के टॉपिक बचे हैं अब तो। और उसके बाद हमारी जो पेडागोजी के टॉपिक्स हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि चेनिंग, स्किमिंग, स्कैनिंग और थ्योरीज़ हो गई, जैसे कि जो अपने जीन पियाजे हैं उनकी थ्योरी होगी। ये सब हम कवर करने वाले हैं आगे। फिलहाल का जो टॉपिक है वो पार्किंसन डिजीज़ है। और कंटिन्यू करते हैं, इसको पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कोई ऐड वगैरह या किसी भी चीज़ का एक प्रकार से वो ऐड करने के लिए ना। तो आज हम पढ़ेंगे पार्किंसन डिजीज़, ये क्या होती है, इसके क्या की सिम्टम्स हैं, क्या इसका प्रिवेंशन है। और इसको इंक्लूड किया गया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंडर 21 डिसेबिलिटीज के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है। पार्किंसन डिजीज इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर that mainly affects movement due to loss of dopamine producing neurons in the brain, not dopamine बल्कि डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है। क्या है हिंदी में समझेंगे। पार्किंसन रोग एक दीर्घकालिक प्रगतिशील तंत्रिका उपगठन विकार है जो मस्तिष्क में डोपामीन बनाने वाली कोशिकाओं के नष्ट होने से मुखात होता है या उसकी गति को प्रभावित करता है। ठीक है। क्या है इसके अंदर, क्या क्या साइंस और सिम्टम्स है, पढ़ेंगे। ट्रिमर एट रेस्ट यूजली स्टार्टिंग इन वन हैंड। इस ट्रिमर से मतलब है कि कंपन, आराम की स्थिति में कंपन होती है शरीर में, जो अक्सर एक हाथ से शुरू होती है, या तो लेफ्ट हैंड में होने लग जाएगी या राइट हैंड में होने लग जाएगी। कंपन वाइब्रेशंस भी कह सकते हैं और इसको ट्रिमोर भी कहते हैं ऐसे। ब्रैडी काइनेसिया, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, यानी कि गतियों में अत्यधिक धीमापन, जैसे कि टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, अपना पोस्चर मेंटेन करना। इसमें स्लोनेस यानी कि बहुत ही धीमापन आएगा, आप उस एक्टिविटी को बहुत ही स्लो परफॉर्म करोगे। मसल रिजिडिटी एंड स्टिफनेस, मांसपेशियों में कठोरता और जकड़न आएगी, स्टिफनेस। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी एंड बैलेंस प्रॉब्लम, शरीर का संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होगी, बैलेंस प्रॉब्लम होगी या बैलेंसिंग प्रॉब्लम होगी। इंस्टेबिलिटी होगी यानी कि बॉडी स्थिर नहीं होगी। मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, अब जैसे मास्क होता है वो स्टेबल होता है, उसका कोई भी स्पेशल फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होता, एक नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होता उसका, तो वैसे ही जो चेहरे के भाव होते हैं वो कम हो जाते हैं, मास्क जैसे बन लगते हैं कि किसी को समझ नहीं आते हैं फेशियल एक्सप्रेशन इसके, जिस भी पर्सन को पार्किंसन डिजीज है, या वो समय के साथ साथ कम होते जाते हैं। शफलिंग गैट एंड शॉर्ट स्टेप्स, घिसटती चाल और छोटे छोटे कदम होते हैं इसमें। रेड्यूस्ड आर्म स्विंग वाइल वॉकिंग, यानी कि चलते समय हाथों का कम हिलना। ठीक है। स्पीच प्रॉब्लम्स लाइक लो वॉल्यूम एंड मोनोटोन वॉइस, यानी कि बोलने में समस्या, जैसे धीमी यानी कि बहुत ही स्लो स्पीच, और एक रस आवाज यानी कि स्टेबल वॉइस कह सकते हैं, या रोबोटिक वॉइस कह सकते हैं उसको, जिस प्रकार से एक रोबोट बात करता है और बहुत ही स्लो होगी वो। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग एंड रोलिंग, यानी कि निगलने में कठिनाई होगी, या उसकी लार टपकती रहेगी बच्चे की या उस पर्सन की, बार बार वो रोलिंग करेगा। लॉस ऑफ स्मेल, एनोस्मिया कहते हैं हम इसको, कि सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। जरूरी नहीं है कि नॉर्मल पर्सन में भी अगर लॉस ऑफ स्मेल हो गया तो उसको पार्किंसन हो रहा है, ऐसा नहीं है। सेंसेस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाना उस कारण भी लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, लेकिन ये एक यहाँ पर साइन और सिम्टम है कि पार्किंसन डिजीज वाले पर्सन को लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है या हो जाता है। ऑटोनोमिक प्रॉब्लम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लैडर इश्यूज, पर्सन विद पार्किंसन डिजीज को मूत्राशय की समस्या या फिर कॉन्स्टिपेशन, यानी हम जिसको आम लैंग्वेज में कब्ज कह देते हैं, वो सब समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि स्टिफनेस आ जाती है इंटरनल मसल्स में भी, या हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं उसमें भी। अब इसकी कुछ स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टेज वन है माइल्ड सिम्टम्स ऑन साइड ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर में एक तरफ हल्के लक्षण होंगे। सेम सेकंड स्टेज है इसकी, सिम्टम्स ऑन बोथ साइड, बैलेंस स्टिल मेंटेन्ड, यानी कि सिम्टम्स होंगे और वो दोनों साइड होंगे लेकिन बैलेंस बना रहेगा। स्टेज थ्री है कि पोस्चरल इंस्टेबिलिटी एंड मॉडरेट डिसेबिलिटी, संतुलन की समस्या या मध्यम अक्षमता होगी उसमें, ये स्टेज थ्री है। स्टेज फोर में सिवियरिटी बढ़ती जाएगी, सीवियर डिसेबिलिटी नीड्स असिस्टेंट टू वॉक, यानी कि चलने में सहायता की आवश्यकता होगी। स्टेज फाइव
कॉन्फाइंड टू बेड और व्हील चेयर, यानी कि बिस्तर या व्हील चेयर तक सीमित या उस पर ही डिपेंडेंट हो जाना एक प्रकार से। जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ रही हैं वैसे वैसे प्रॉब्लम की जो सिवियरिटी है वो बढ़ रही है। अब हम इसके कोजेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कारण है। एग्जैक्ट कोज तो इसका अभी तक नोन नहीं है। कुछ केसेस में जेनेटिकल प्रॉब्लम देखी गया है, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ये दो ही रोल प्रभावित करते हैं किसी भी डिसेबिलिटी, किसी भी इम्पोरमेंट को या फिर किसी भी प्रॉब्लम को। एग्जैक्ट कोज इज अननोन, लेकिन लॉस ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं डोपामिन। डोपामिन स्पेशली एक हैप्पी हार्मोन है, जैसे कि एड्रेनलिन की तरह होता है ये हमारी बॉडी में, ब्रेन में, जो हमारे को हैप्पी हार्मोन में काउंट होता है। ये हमारे को हैप्पी हार्मोन फील करवाता है ये सब चीज़ें। इन सब्सटेंशिया नाइग्रा, यानी कि सब्सटेंशिया नाइग्रा में डोपामिन बनाने वाली कोशिकाओं का नाश हो जाता है या वो इम्पेयर्ड हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ लेव बॉडीज एबनॉर्मल प्रोटीन क्लम्प्स, यानी कि लेवी बॉडीज असामान्य प्रोटीन जमाव की उपस्थिति हो जाती है। जेनेटिक फैक्टर्स इन सम केसेस, कुछ मामलों में अनुवंशिक कारण, कुछ क्या बहुत से कारणों में मतलब अनुवंशिक कारण ही देखे जाते हैं। पार्किंसन डिजीज मेनली ओल्ड एज में देखा जाता है, और कोई जरूरी नहीं है कि ओल्ड एज में ही हो, कुछ केसेस में अर्ली भी देखा गया है ये। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स एंड पेस्टिसाइड एक्सपोजर्स, यानी कि पर्यावरणीय विषैले पदार्थ या कीटनाशकों का संपर्क में रहना, उनके संपर्क में रहना या कंजप्शन के कारण भी ये हुआ है। एजिंग एज मेजर रिस्क फैक्टर, मैंने आपको बताया ना कि बढ़ती उम्र एक प्रमुख जोखिम कारक है इसका, पार्किंसन डिजीज का, है ना। ये सब थे इसके कोजेस, ठीक है। अब हम इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि यूजुअली आफ्टर 50 या 60 की जो एज होती है उसके बाद देखने को मिलता है, या बढ़ती उम्र के साथ ये बढ़ता जाता है 50 के बाद। मेल जेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर्स। पुरुषों में अधिक पाया जाने वाला फैक्टर है ये, फैक्टर क्या, सॉरी, डिजीज है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ पार्किंसन डिजीज, यदि फैमिली हिस्ट्री में किसी को रहा है तो ये काफ़ी हमारे को देखने को मिला है, और उसके कारण आगे रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं। फैमिली में किसी को है तो आगे भी किसी को होने के चांसेस हो सकते हैं या बढ़ जाते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू केमिकल्स एंड मेटल्स, रसायनों और धातुओं के लंबे संपर्क में रहने से भी ये देखा गया। डायग्नोसिस और असेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि नो सिंगल डेफिनेटिव डायग्नोसिस टेस्ट, इसका कोई सिंगल डायग्नोसिस टेस्ट नहीं है। मेडिकल और क्लिनिकल एग्जामिनेशन या कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम इसके सिम्टम्स के थ्रू कैच कर सकते हैं कि इस पर्सन को पार्किंसन डिजीज है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके उसका कि जो कोशिकाएं हैं वो कितनी प्रभावित हुई है, या तंत्रिका जो तंत्र है हमारे वो कितना प्रभावित हुआ है। एमआरआई और सिटी स्कैन ड्यू टू सॉरी एमआरआई और सिटी स्कैन टू रूल आउट अदर डिसऑर्डर्स, इसके थ्रू हम इसके साथ साथ अन्य रोगों को भी बाहर करने हेतु या पता लगा सकते हैं। ये दो मेडिकल या क्लिनिकल टेस्ट्स हैं, ये आजकल कॉमन भी बहुत है, एमआरआई और सिटी स्कैन। डोपामिन ट्रांसपोर्टर स्कैन, जिसको हम डीएटी डेट स्कैन कहते हैं, ये मेनली इसमें यूज होता है टू रिकॉग्नाइज पार्किंसन डिजीज। प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। पार्किंसन डिजीज कैन नॉट बी फुली प्रिवेंटेड, इसको फुली प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, पूर्ण रूप से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन कुछ चेंजेस देख सकते हैं हम इसमें। रेड्यूसिंग एक्सपोजर्स टू टॉक्सिन्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिन से दूरी बनाना एक प्रकार का प्रिवेंशन है कि जितना दूर रहेंगे उतना हमारे लिए सेफ है। हेल्दी डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसी हेल्दी डाइट रखना खुद की जो भरपूर हो एंटीऑक्सीडेंट से। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करना और स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है इस डिजीज़ के कारण, तो जो हमारी मेंटल इलनेस है वो बढ़ जाती है इस डिसेबिलिटी के साथ साथ। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, एक प्रकार का प्रिवेंशन है इस डिजीज़ में। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। नो परमानेंट क्योर अवेलेबल, इसका कोई स्थायी इलाज उपलब्ध नहीं है। मेडिसिन टू इंक्रीज और सब्सटीट्यूट डोपामिन, यानी कि डोपामिन बढ़ाने या उसकी पूर्ति करने वाली दवाओं का उपयोग किया जाता है। फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करवाई जाती है मोबिलिटी और बैलेंस या पोस्चर मेंटेन करने के लिए, वॉकिंग के लिए, एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। स्पीच थेरेपी फॉर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, अब उसको स्वेलोइंग प्रॉब्लम्स हैं या ड्रूलिंग कर रहा है बच्चा तो उसको स्पीच इश्यूज भी हो सकते हैं या होते ही हैं केसेस में। स्पीच थेरेपीज प्रोवाइड करवाई जाती है कि उसका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स दूर हो सकें या वो बच्चा बेहतर कम्युनिकेशन कर सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर डेली लिविंग एक्टिविटीज, यानी कि दैनिक सॉरी दैनिक जीवन कौशल हेतु ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करवाई जाती है कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग वो बच्चा परफॉर्म कर सके, एडीएल, बेसिक चीज़ों का उसको ज्ञान हो। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इन एडवांस्ड केसेस, गंभीर मामलों में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन किया जाता है।
एज ए स्पेशल एजुकेटर हमारा क्या रोल रहेगा फॉर पर्सन विद पार्किंसन डिजीज? क्रिएट स्पोर्टिव एंड बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। सहायक और बाधा मुक्त वातावरण बनाना है हमको। हमेशा ही बच्चे को एनकरेज करना है, हमेशा ही उसको एक प्रकार से बैरियर फ्री एनवायरनमेंट देना है उसके क्लासरूम में या आउट ऑफ क्लासरूम या को करिकुलर एक्टिविटीज में, कि बच्चे को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना फील हो, प्रेशराइज ना हो बच्चा। एनकरेज स्लो एंड सेफ मोमेंट्स, धीमी और सुरक्षित गतियों को प्रोत्साहित करना है। अडेप्ट टीचिंग मेथड्स एंड पेस, शिक्षण विधि और गति को अनुकूल बनाना है। हमारे को बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ही सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करवानी है बच्चे से, उसके अकॉर्डिंग उसका करिकुलम रेडी करना है, उससे एक्टिविटीज करवानी है। या बिल्कुल एक ऐसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि मेमोरेंडम तैयार करना कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ही वो हो और उसको वो हेल्प करे उसकी ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में। यूज असिस्टिव डिवाइसेस व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरणों का प्रयोग करना है बच्चे को, उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही असिस्टिव डिवाइस या असिस्टिव डिवाइसेस हम प्रोवाइड करवाएंगे। अगर ये सब चीज़ें हम उसको हमेशा ही प्रोवाइड करवाएंगे तो बच्चा उन चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, वो सब चीज़ें सेल्फ नहीं कर पाएगा जो मतलब वैसे नॉर्मली परफॉर्म कर सकता है, वो फिर पूरा ही डिपेंडेंट हो जाएगा। इसलिए असिस्टिव डिवाइसेस या एड्स का यूज़ करना हम सिर्फ लिमिटेड ही करेंगे। एड्रेस इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ नीड्स, बच्चे की जो मेंटल हेल्थ नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, उसको एड्रेस करेंगे और उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग ही बनाएंगे। कभी भी इस बच्चे का कॉन्फिडेंस वीक नहीं होने देना है कि उसकी डिसेबिलिटी के कारण या उसकी इम्पेयरमेंट के कारण उसको लो फील करना पड़े इन क्लासरूम और आउट ऑफ क्लासरूम। कोऑर्डिनेट विद थेरेपिस्ट एंड पेरेंट्स, ये हम कोऑर्डिनेट इसलिए करेंगे कि आउट ऑफ क्लासरूम बच्चे की क्या एक्टिविटी है उसको जानने के लिए, उसके इंटरेस्ट जानने के लिए थेरेपिस्ट से भी कौन कौन सी थेरेपीज उसको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और आगामी क्या थेरेपीज उसको देने वाली हैं या मिलने वाली हैं, जिसके थ्रू हम बच्चे की नीड को समझेंगे और एक्टिविटीज़ तैयार करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे। वन लाइन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। पार्किंसन डिजीज was first described by जेम्स पार्किंसन in 1817 as shaking palsy। ये डीएसएसबी के एग्जामिनेशन में देखा गया ये क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1817 में जेम्स पार्किंसन के द्वारा इसको बहुत सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था शेकिंग पल्सी के नाम से। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स मैंने इसमें मेंशन किए हैं कि पार्किंसन डिजीज कम्स अंडर लोकोमोटर डिसेबिलिटी व्हेन मूवमेंट इज अफेक्टेड। ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर आती है जब मूवमेंट अफेक्ट हो जाती है। इट इज ए प्रोग्रेसिव एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यह एक प्रगतिशील और गैर संक्रामक रोग है, यानी कि ऐसे फैलता नहीं है बट ये प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ता है समय के साथ साथ। रिकॉग्नाइज्ड अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 एज न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, इसके अंदर इसको मान्यता प्राप्त है एज न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंडर भी ये आता है जब मूवमेंट्स हमारी इफेक्ट हो जाती है। फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस, पूर्णवास और कार्यात्मक स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है इस डिसेबिलिटी के लिए, इस डिजीज के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक पार्किंसन डिजीज और बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमने इसको कवर कर लिया है। मिलेंगे हम एक नए और टॉपिक के साथ और कवर करेंगे हमारे पूरे सिलेबस को। ठीक है, थैंक यू।